ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। पता है आपको, एक बहुत बड़े स्कॉलर्स और कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल विचारक हुए हैं आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया है कि इंडिया का जो फीचर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पूरा स्टेट, इंडियन कंट्री का फेडरलिज्म से रिलेटेड, संघवाद से संबंधित उन्होंने एक कमेंट किया है इंडियन फेडरेशन पे कि इंडियन फेडरेशन इज अ फेडरेशन विथ अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, यह भारत के फेडरेशन और संघवाद पे उनका यह कमेंट है आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, इसी इनके ही विचार से, इनके ही थॉट से आज हम इस क्लास में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स को पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? जिसमें कि टाइटल में ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वॉइस। किस प्रकार से हमारा संविधान जो है और हमारे संविधान के जो फ्रेमर थे, मेकर्स थे, उन्होंने भारत की संरचना इस प्रकार से तैयार किया कि संघवाद की जो कह सकते हैं कि फीचर्स है वो भी है और साथ साथ यूनिटरी बेसिस किस प्रकार से यूनाइट रह सके पूरे के पूरे भारत, उसके भी फीचर्स दिए गए हैं। वह इसलिए उनके मन में यह भय था कि जिस प्रकार से 1947 में जो है किस प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कंट्रीज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्शंस कह ही सकते हैं, क्योंकि आज देखो बांग्लादेश अलग बना, पाकिस्तान, मतलब उस वक्त जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। और अंग्रेजों की यह नीति थी कि भारत के जितने भी राज्य रजवाड़े थे उनको भी यह कह दिया गया था कि आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं, चाहे तो भारत में मिल सकते हैं। तो इसको देखते हुए और जितनी भी भारत की डाइवर्सिटी है, इनके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, कहीं माउंटेन है तो कहीं प्लेन एरिया है, कहीं डेजर्ट एरिया है, और डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, क्लासेस, सेक्शंस, रिच, पुअर, मतलब हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कह सकते हैं ना कि कच्छ से लेकर पूरे के पूरे कामरू तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो डिफरेंट डाइवर्सिटी होने की वजह से, ज्योग्राफिकल वास्टनेस होने की वजह से इस प्रकार के प्रावधान दिए गए, इस प्रकार के फीचर्स बनाए गए ताकि भारत जो है भविष्य में फिर से स्प्लिट ना हो, फिर से भारत का विभाजन ना हो, और यह एकता के सूत्र में जो है पिरोए रखने का काम किया जो है, यह भारत का जो है यह फीचर्स हुआ है फेडरल विथ यूनिटरी बेसिस, कि हम संघवाद की अवधारणा को भी मानते हैं, हम डिवीजन ऑफ पावर भी करते हैं, लेकिन हम साथ साथ एकात्मबोध की भावना के साथ भारत को जो है संचालित करेंगे। तो उसी के जो है हम लोग इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें देखिए पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फेडरेशन और फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस। तो पहले हम फेडरेशन और फेडरल सिस्टम के कुछ फीचर्स को देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ फेडरेशन, एक संघवाद या संघ की क्या फीचर्स होनी चाहिए, क्या चरित्र होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, वो जान लेते हैं। तो टू गवर्नमेंट, अभी तो खैर 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट भी आ गया, पंचायती राज, लेकिन उस वक्त जब संविधान निर्माण हो रहा था वहां 2 गवर्नमेंट थे, एक सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, केंद्र के लेवल पे, और एक थे स्टेट लेवल पे। तो 2 गवर्नमेंट था, यह एक संघवाद का फीचर है, फेडरेशन का फीचर है। फिर डिवीजन ऑफ पावर, देखिए हमारे जो है संविधान में बहुत अच्छे तरीके से इंटरप्रीट करके डिवीजन ऑफ पावर बताया गया है, जिसमें कि 3 तरह के पावर्स को डिवाइड करके बताया गया। पहला तो है यूनियन लिस्ट, जिसपे केंद्र सरकार जैसे नियम कानून बना सकती है, जैसे रेलवे हो गया, फॉरेन पॉलिसी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब सारी चीजें हैं। फिर आ गया स्टेट लिस्ट, जिसपे कि सिर्फ राज्य सरकारी नियम कानून बना सकती हैं, जैसे पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, और एक आया कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिसमें कि सेंटर और राज्य मतलब स्टेट दोनों मिलकर जो है कोई भी नियम कानून बना सकती है। लेकिन उसमें भी यह कहा गया कि अगर कोई भी ऐसे कंकरेंट लिस्ट पे अगर केंद्र सरकार नियम बनाती है और राज्य सरकार नियम बनाती है तो नियम जो है केंद्र सरकार का अधिक वैलिड होगा। फिर है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए दिया गया क्योंकि देखिए फेडरेशन में हो जाता है कि बहुत सारे डिवीजन ऑफ पावर है, पॉलिटिक्स से जो है अपने आप में कह सकते हैं ना कि वॉर और फिर कहते हैं एक्वायरिंग पावर, मतलब एक प्रकार का पॉलिटिक्स जो है अपने आप में युद्ध होता है सत्ता को हासिल करने के लिए, शक्ति को पाने के लिए। तो उसमें जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होते हैं, इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में रखा गया, मतलब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान जो है विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, तो रिटन और लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है।
इसलिए रखा गया ताकि सबकी शक्तियां, सबके पावर्स, सबके फंक्शंस, सबको जो है अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करके उसको विवरण उसका दे करके उसे अच्छे से समझा के और अच्छे से पूरा का पूरा कह सकते हैं कि लिख कर बताया जाए कि आपकी यह शक्तियां हैं, आपकी यह पावर्स हैं, आपके यह फंक्शंस हैं। इन तमाम चीजों के बारे में अच्छे से वर्णन किया गया है। और आगे है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कहीं भी, अभी भी देखो, एक एग्जांपल ले लो दिल्ली का। दिल्ली में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो कि केंद्र के एक प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि यह यूनियन टेरिटरीज है, हर एक यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो दिल्ली जो है फुल फ्लैग्ड स्टेट है नहीं, तो इसमें जो है यहाँ के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल हमेशा कहते रहते हैं कि केंद्र जो है हमें और अधिक शक्ति दे, स्टेट को पावर दे। तो होता है, ये दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे, मतलब कह सकते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर में। तो लेकिन आप देखोगे यह जो मामला है यह कोर्ट में जाता है, ठीक है, यह कोर्ट में जाता है और कोर्ट जो है निर्णय करती है। तो कोर्ट निर्णय किस आधार पर करती है? इसलिए नहीं करती कि भाई सेंटर जो है सुप्रीम है या फिर स्टेट लेवल जो है वो अपने आप में सुप्रीम है, नहीं। वो सुप्रीमेसी किसकी देखती है? सुप्रीमेसी संविधान की। संविधान में क्या लिखा गया है, जो पार्लियामेंट में नियम कानून बनते हैं उस आधार पर वह फैसला सुनाती है। तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सुप्रीमेसी दी गई है कि जो हमारा संविधान जो संसद ने पारित कर दिया उसकी जो है प्रमुखता जो है, उसकी जो वरीयता जो है कोर्ट भी देती है। आगे है रिजिडिटी। रिजिडिटी इन द सेंस, मैंने पहले ही बताया था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक और फीचर्स है रिजिडिटी एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा संविधान जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह रिजिड भी है और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फ्लेक्सिबल भी है, लचीला भी है, हम उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमारी जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी इन द सेंस कि कोई कोई ऐसे प्रावधान है, ठीक है, जैसे डिवोल्यूशन ऑफ पावर हो गया, ठीक है, ये सब ऐसे प्रावधान है कि जिसको कि केंद्र सरकार तो 2/3 मेजोरिटी से पारित करेगी ही, लेकिन साथ साथ मोर देन हाफ कह सकते हैं जितना स्टेट है, जैसे अभी 27-28 स्टेट हो गए, फिर जितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो आधे से अधिक राज्यों को भी अपने विधान परिषद में वो तमाम चीजों को पारित करना होगा, तब जाकर वह बिल बन पाएगा। जैसे जीएसटी हो गया, तो जीएसटी तो केंद्र लेवल पे जो है पार्लियामेंट में पारित हुआ, लेकिन आधे से ज्यादा जो है सरकारें है, राज्य सरकारें, वो भी अपने विधानसभा में उसे पारित करवाए। तो यह है रिजिड, एक प्रकार से ऐसे प्रावधान जिसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब है अगर केंद्र भी चाहे तो मनमाने तरीके से सब कुछ नहीं कर सकती अगर स्टेट की सहभागिता नहीं हो तो कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो बहुत ही रिजिड इन नेचर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और जुडिशियरी इन द सेंस कि न्यायालय की स्वतंत्रता, ठीक है, इसकी ऑटोनॉमी, इसकी स्वायत्तता इसलिए रखी गई है ताकि जब कभी भी संघवाद में या किसी भी चीजों को लेकर, किसी भी विचार को लेकर आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो, मतभेद हो, तो उस वक्त जो है न्यायालय जो है सही निर्णय दे सके विदाउट एनी इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, एनी गवर्नमेंट। इस प्रकार से जो है न्यायालय की स्वतंत्रता रखने के लिए जो है एक फीचर्स दिया गया है, जिसमें कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ जो है संघवाद, एक संघवाद की क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए जिससे कि वह संघ के रूप में जाना जाएगा, तो वो है ये तमाम फीचर्स जो बतलाते हैं कि भारत एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बट फेडरलिज्म की अवधारणा को स्वीकारते हुए भी, मैंने पहले ही बताया, भारत में डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, क्लासेस और कह सकते हैं वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। और मैंने पहले बताया कि राजनीति में सत्ता और शक्ति के लिए हमेशा संघर्ष होते रहता है। तो इसे देखते हुए जो है इंडिपेंडेंट कह सकते हैं ना कि फेडरल सिस्टम तो अपनाया ही गया, लेकिन साथ साथ जो है यूनिटरी बेसिस की भी कुछ जो है थेसिस को अपनाया गया कि किस प्रकार जो है हम यूनाइट रख पाएंगे इस पूरे के पूरे भारत में, और किसी को भी भारत में कभी भी जो यह चाहेगा कि हम इससे अलग हो जाएं या हम इसका फिर से विभाजन कर दें या हम जो है किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दें ताकि यह फिर से इसे विखंडन इसका किया जाए, इस भय से और इसको देखते हुए इस प्रकार के भी कुछ प्रावधान डाले गए हैं जिससे कि यह यूनिटरी बेसिस, एक प्रकार से कह सकते हैं एकात्म, एकता के बंधन में एक सूत्र करने का प्रयास किया गया है। However, large unitary features as well available in the Indian Constitution, that is strong center. सेंटर की देखिए यहाँ भूमिका, स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द सेंस कि जो पावर्स, जो प्रिविलेज हैं, जो यूनिटीज केंद्र सरकार को दिया गया है,
वह स्टेट सरकार को नहीं दिया गया है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस मान लो केंद्र के सरकार में है, कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी अधिक मनमानी कर रही है या अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वो फंक्शन नहीं करती है, तो वहां क्या प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाते हैं, मतलब वहां जो राज्य सरकारें हैं उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, ये केंद्र के पास इतनी शक्ति होती है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, केंद्र को अधिक पावर दिया गया है, अधिक शक्ति दिया गया है, ताकि कोई भी राज्य अगर मान लो भविष्य में यह चाहे कि हम उससे अलग हो जाएं, हम भारत से अलग हो जाएं, तो उस वक्त जो है केंद्र अपनी पावर को यूज करते हुए संविधान के अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वहां प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है। इसलिए हर एक स्टेट में देखोगे यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर, हर एक स्टेट में जो है गवर्नर एज अ कह सकते हैं ना कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर वहां रखे जाते हैं। आगे है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, पूरे के पूरे भारत का, चाहे स्टेट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो या फिर सेंटर के, सभी को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ही संविधान में पिरोया गया है। ऐसा नहीं कि स्टेट के लिए, महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के लिए, बिहार के लिए, यूपी के लिए, दिल्ली के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं। हमारा भारत का संविधान एक संविधान है, उसमें सभी की शक्तियां निहित है केंद्र और राज्य सरकारें के लिए, लेकिन संविधान एक ही है। आगे है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे देखो अमेरिका वगैरह का क्या है ना, ड्वेल सिटीजनशिप होता है, मतलब एक तो आपका सिटीजनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का होगा, फिर जैसे कोई अलग अलग स्टेट है जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ये सब जैसे जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके भी अपने एक सिटीजनशिप होता है, वहां ड्वेल सिटीजनशिप चलता है। लेकिन भारत में जो है वह सिंगल सिटीजनशिप यहाँ काम करता है, कि मतलब पूरे के पूरे भारत में किसी भी स्टेट के, आप गुजरात से बिलोंग करता हो, जम्मू कश्मीर से भी बिलोंग करते हैं, या फिर मणिपुर से बिलोंग करते हैं, असम से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी स्टेट, आपकी जो नागरिकता है वो एक ही होगी, सिर्फ भारत की। कोई स्टेट की अपना ना नागरिकता है, ना कोई फ्लैग है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है। आगे है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस, मैंने इसमें बताया कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ बनाने के लिए इसलिए रखा गया कि इन भविष्य में अगर कोई ऐसे प्रावधान की केंद्र को जरूरत पड़ती है तो वो उसमें संशोधन कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट ला सकती है, इसलिए इसे फ्लेक्सिबल भी रखा गया है। आगे है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। जुडिशियरी को भी इंटीग्रेटेड रखा गया है। इंडिपेंडेंस जुडिशियरी एक अपनी चीज है कि वह स्वतंत्र है निर्णय देने के लिए किसी भी लोगों के या किसी भी राजनीतिक, आर्थिक और कह सकते हैं ना कि हस्तक्षेप के, वो स्वतंत्र है। बट इंटीग्रेटेड मतलब, अब जैसे इंटीग्रेटेड देख लो, कोई भी अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर कोई मतलब जज का फैसला आता है तो आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट का जजमेंट आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। एंड अगेन यू कैन आल्सो चैलेंज द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट इन सुप्रीम कोर्ट। मतलब आप जो हाई कोर्ट जो होती है कोई भी स्टेट की, उसके वर्डिक्ट को आप जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि आप जो है जिला स्तर से उठकर राज्य के हाई कोर्ट, मतलब राज्य के सर्वोच्च न्यायालय, और वहां से फिर केंद्र की सबसे ऊपर, मतलब पूरे के पूरे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो इंप्लीमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कोई भी कह सकते हैं हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजमेंट को स्ट्रक डाउन कर सकती है और अपहेल्ड भी कर सकती है, वो अगर सही मायनों में अपने अनुसार जब उसे इजाजती परखती है तो। इसलिए कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स ऑल ओवर इंडिया में मान्य होते हैं। तो ये है इंटीग्रेटेड, ठीक है, कि मतलब जुडिशरी को भी इंटीग्रेट करके रखा गया है कि कोई भी देश का नागरिक चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी, जैसे PIL वगैरह अप्रोच करते हैं या डालते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट और जो है सर्वोच्च न्यायालय अप्रोच कर सकता है। तो दीज आर द सम फीचर्स on the basis we can say that India is a unitary basis, still some features of federalism. Now term federation, जो फेडरलिज्म है इसके कुछ फीचर्स हैं संविधान में दिए गए, और भारत इस कह सकते हैं कि इस अवधारणा में बिलीव भी करता है। टीम इंडिया, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इन सब तमाम चीजों में बिलीव भी करता है। लेकिन जो फेडरेशन एक टर्म है ना, ये कहीं भी संविधान में इसका उपयोग और यूज में नहीं लाया गया है। फेडरेशन नॉट इन यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में जो लिखित संविधान है उसमें कहीं भी फेडरेशन शब्द का, इस वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है। आगे है आर्टिकल 1, संविधान का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1। इट इज स्टेटेड दैट इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है, भारत जो है, यूनियन ऑफ स्टेट होगा,
ठीक है, यह डिस्क्राइब करता है हमारा आर्टिकल 1। इसके दो मीनिंग है। पहले तो ये कि फेडरेशन नॉट रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, हमारा भारत का जो फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं बनाया गया है। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिफरेंट स्टेट आके एग्रीमेंट करते हैं, मतलब संधि करते हैं और फिर जो है एक राष्ट्र का जन्म होता है। भारत में वैसा नहीं है। भारत में बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल या फिर असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आकर आपस में एग्रीमेंट करके भारत नहीं बनता है। भारत है इसलिए डिफरेंट स्टेट को जो है फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर द डेवलपमेंटल पर्पस और फॉर द कह सकते हैं कि एक प्रकार से पॉलिटिकल डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ताकि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो यह कोई एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है नो राइट टू सीड। सीड इन द सेंस कि किसी भी स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वह भारत के यूनियन से अलग हो सके। दे हैव नो एनी राइट ऑफ सीड, मतलब वो भारत से अलग नहीं हो सकते। अगर ऐसा वो चेक करने का प्रयास करेगा तो भारत फिर केंद्र सरकार वहां प्रेसिडेंट रूल लागू कर देगी। वो अपना, क्योंकि डिफेंस जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत है, भले ही पुलिस जो है स्टेट पावर स्टेट के अंतर्गत हो, लेकिन पुलिस में भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जैसे डीएम वगैरह होते हैं, दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर। इन द सेंस दे आर सिलेक्टेड, रिक्रूटेड और अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे आर पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब वो केंद्र के सरकारी कर्मचारी होते हैं। तो सारी शक्तियां एक प्रकार से कह सकते हैं यूनिटरी बेसिड ऑल इंडिया सर्विस के तहत उनका सिलेक्शन होता है। तो ये नो राइट टू सीड फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी। कोई भी स्टेट जो ऐसा कल जाकर घोषणा नहीं कर सकता कि हम एक अलग राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट हुआ जम्मू कश्मीर को लेकर, या फिर पंजाब की जो खालिस्तान की मांग है, तो वहां पर फिर जैसे भारत केंद्र सरकार जो अपना प्रेसिडेंट रूल लागू कर देती है। ये चीज हो गया। तो इस प्रकार से जो है ना फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेसिस, किस प्रकार से हमारा देश के कुछ ऐसे जो है ना फीचर्स के रूप में हम जान पाए कि हमारी संघवाद की जो फीचर्स है वो भी हमारे संविधान में देखने को मिलता है, और साथ साथ जो है हमारी जो यूनिटरी बेसिस है उसके भी फीचर्स देखने को मिलता है। इसलिए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेसिस, बहुत सारे जो है बहुत बड़े थिंकर्स हैं, उनमें आइवर जेनिंग्स का बता ही दिया कि फेडरेशन ऑफ इंडिया इज लाइक अ सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। ठीक है, और यहाँ केसी वेवर है, ये कहते हैं इंडियन फेडरलिज्म इज लाइक अ क्वाजी फेडरल, मतलब अर्ध संघवाद, क्वाजी फेडरल अर्ध संघवाद, मतलब आधा संघवाद है। ठीक है, और आधा यूनिटरी बेसिस है। दूसरा है मॉरिस जोन्स कहते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म, एंड जी ऑस्टिन का कथन है कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। सो ठीक है, कॉर्पोरेटिव, कॉम्पिटिटिव, इन तमाम फेडरलिज्म के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये पूरे के पूरे जो है हमारे भारतीय संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स था, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। आगे आगे जैसे हम डिफरेंट फीचर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से हमारा संविधान रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आगे आगे हम लोग जो है और जो बाकी है अभी बहुत सारे फीचर्स बाकी हैं, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया। देयर वर मेनी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम लोग उसे धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये आज के क्लास में इतना ही हम अब समअप करते हैं। इज दैट क्लियर? और if there were any queries, comment, suggestion, you may comment in the comment box. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Thank you once again. Have a great day.